हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास में 1857 के बाद से जो प्रशासनिक परिवर्तन हुआ यानी 1858 के प्रशासनिक परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। चूंकि भारत में एक मजबूत आधारशिला रखी गई ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, अब उसके बाद जो है ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश संसद जो है वो किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन में परिवर्तन किया और आने वाले कल में भारत पर किस प्रकार से उसने शासन व्यवस्था कायम की, इस पर हम लोग एक चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग बात करते हैं 1858 के बाद प्रशासनिक परिवर्तन। जैसा कि हम लोग अभी जस्ट बात कर रहे थे, 1857 के विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश प्रशासन को एक गहरा धक्का दिया। रीजन है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसने क्या किया था, भारत में लोगों को एक विद्रोही बना दिया था, यानी अंग्रेजों के प्रति विद्रोह के तौर पर या विद्रोही के तौर पर खड़ा कर दिया था, जिसके कारण ब्रिटिश प्रशासन को एक गहरा धक्का लगा और उसने यानी भारत में अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के बारे में विचार किया, यानी प्रशासनिक पुनर्गठन को अनिवार्य बना दिया, यानी भारत में प्रशासनिक परिवर्तन करना अनिवार्य है। विद्रोह के बाद दशकों यानी डिकेड्स के बारे में कहा जा रहा है, यानी कई 10 वर्षीय संदर्भ में भारत सरकार के ढांचे में और नीतियों में परिवर्तन। अगर हम लोग बात किया जाए तो आफ्टर 1857 ब्रिटिश पॉलिसीज में दो तरह के ब्रिटिश में बदलाव आया। एक आया एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में बदलाव यानी ढांचागत परिवर्तन, जिसको हम लोग कहते हैं ढांचागत परिवर्तन, और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है सरकार की नीतियां कहने का मतलब है सरकार जो पॉलिसीज बना रही है उसमें अब व्यापक बदलाव किया गया। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था और सरकार में परिवर्तन के लिए जो भारत में उपनिवेशवाद के एक नए चरण का आरंभ इस पीरियड में देखने को मिलता है। क्योंकि इसमें हुआ क्या, थोड़ा सा और हम लोग थोड़ा ब्रीफिंग करेंगे तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में यानी 19th सेंचुरी के लास्ट में डिकेड्स में अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हुआ था यानी औद्योगिक क्रांति का प्रसार और विकास हो चुका था, जिससे यूरोप में धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति जो है अपना पैर पसार रहा था, जिससे यूरोप के अन्य देशों में भी इस तरह का विकास हो रहा था। इसी क्रम में अमेरिका और जापान का भी औद्योगिकरण हुआ, यानी कई नए देशों में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, जिसके कारण कई अन्य देश यूरोप के अलावा कुछ अन्य देशों में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, जिससे विश्व की अर्थव्यवस्था में ब्रिटेन का जो वर्चस्व था वो धीरे धीरे क्या हो गया, उसके लिए चुनौती बन गया, क्योंकि वर्चस्व पर अब चैलेंज होना शुरू हो गया। अब जो है उत्पादन संबंधी और वित्तीय श्रेष्ठता धीरे धीरे समाप्त हो गई। तो शॉर्टकट में क्या समझ लेंगे, परिवर्तन करना क्यों जरूरी है, तो इसका एक बैकग्राउंड समझने का प्रयास करना होगा कि इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि अब वर्ल्ड का कंडीशंस में भी व्यापक बदलाव देखने को मिलता है, यानी वर्ल्ड का जो नीति है उसमें भी चेंज हुआ। क्योंकि इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था यानी औद्योगिकरण जो था, वो अब जो है कई अन्य देशों में भी फैल चुका था। और औद्योगिकरण का मतलब तो आप समझते ही हैं, जो उत्पादन अधिक हो गया है ना, और उसके लिए कच्चा माल चाहिए और उसमें औद्योगिक विकास हो चुका है। तो ब्रिटेन इसमें पिछड़ना शुरू हो गया, जिससे क्या हो गई कि उसकी जो उत्पादन संबंधी और जो फाइनेंशियल जो उसकी सुप्रीमेसी बनी हुई थी, वित्तीय श्रेष्ठता थी, वो धीरे धीरे समाप्त हो गई। अब बाजार, कच्चे माल के स्रोत और विदेशी पूंजी निवेश के अवसर के लिए दुनिया भर में तेज प्रतियोगिता आरंभ हो गया। यानी कहा जा सकता है कि अब जो है क्या हो गया कि जो वर्चस्व था ब्रिटेन का वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा, और अन्य कंट्रीज भी जो है किस्मत आजमाना शुरू कर दिया। वो भी क्या करना शुरू कर दिया, कच्चे माल के लिए, मार्केट के लिए नए नए कंट्रीज पर जो है वो ध्यान देने लगा। इसका मतलब है जो इनकी सुप्रीमेसी थी, वित्तीय सुप्रीमेसी जिसको कहते हैं फाइनेंशियल सुप्रीमेसी, वो धीरे धीरे डाउन हो गई। अब जो है चुनौतियां मिलने लगी, यानी अन्य कंट्रीज भी ब्रिटेन को अब चुनौती देना शुरू कर दिया। इसका मतलब है प्रतियोगिता शुरू हो गई। उपनिवेशों और अर्थ उपनिवेश दो तरह का टर्म आया है। एक कह रहे हैं उपनिवेश, कॉलोनी के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो उपनिवेश कहने का मतलब है कि जिस पर क्या किया गया है, अपने फायदे के लिए, वित्तीय फायदे के लिए दूसरे देशों पर आधिपत्य स्थापित करना, या कुछ
अर्ध उपनिवेश कहने का मतलब है कि उसमें केवल इकोनॉमिक हित की बात करने की बात कर रहे हैं, तो उसमें प्रतियोगिता कड़ी हो गई, तीखी हो गई, क्योंकि औपनिवेशिक विजय के लिए क्षेत्र कम होते चले गए, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर ज्यादा से ज्यादा कई कंट्रीज का कब्जा होता चला गया था। यानी ब्रिटेन को अब विश्व के पूंजीवाद में अपनी प्रमुख स्थिति बनाए रखने के लिए क्या करना होगा, नए नए जो कंट्रीज हैं, जो नए नए विकसित हो रहे राज्य देश थे, उनको जो है अब चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए उसने वर्तमान जो उसके पास मौजूद साम्राज्य थे, जैसे कि भारत था, उस पर अपना वर्चस्व मजबूत करना चाह रहा था। शॉर्टकट में इसको समझते हैं। आफ्टर 1857 भारत में भी उसको बदलाव लाना पड़ा। पहला स्ट्रक्चरल चेंजेस और दूसरा पॉलिसी। रीजन इसके पीछे है, रीजन है कि वर्ल्ड में अब ब्रिटेन की जो पहले स्थिति थी मौजूद, वो अब नहीं रह गई। क्यों? क्योंकि औद्योगिकरण का प्रसार जो है कई कंट्रीज में होने लगा। अब सभी कंट्रीज जो हैं क्या करना शुरू कर दिया, ब्रिटेन के लिए एक चुनौती बनकर उभरना शुरू हुआ। इसके अलावा 1850 के बाद कई और परिवर्तन किए गए जो ब्रिटेन के द्वारा। रेलवे का विकास आपको पता ही होगा। भारत सरकार को दिए गए ऋण के रूप में बहुत अधिक ब्रिटिश पूंजी लगी थी। यानी भारत में रेलवे का जो डेवलपमेंट किया जा रहा था, वो रेलवे का फायदा जो है अभी नहीं मिला था, मगर उससे उसका जो है क्या हो गया था, खर्च अधिक बढ़ गया था। यानी रेलवे में ब्रिटिश सरकार ने क्या कर दिया था, इंडियन गवर्नमेंट जो समय का मौजूदा भारत सरकार था, उसको काफी ऋण दे दिया गया था, और उस पूंजी का जो अभी तक जो है यानी रिटर्न बैक नहीं आया था। और बिजनेस का नियम है, पैसा लगाइएगा रिटर्न तो आना ही चाहिए, मगर रिटर्न तो आया नहीं है यहां पर। तो ऐसे में पूंजी जो है अब चाय के बागान, कोयला खदान यानी माइंस की बात कर रहे हैं, जूट मिल, जहाज रानी, व्यापार और बैंकिंग में भी लगी थी। यानी कुछ पूंजी तो कई अन्य सेक्टर्स में, यानी सेक्टरल चीजों में लगा था। और सबसे एक चीज हम लोग को याद रखना है कि ब्रिटेन जो है भारत में जो भी इस तरह का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर खड़ा करने जा रहा था, वो अपने लाभ के लिए है, क्योंकि औपनिवेशिक चरित्र यही होता है, शोषणकारी चरित्र होता है, और शोषण के उद्देश्य से ही किया जाता है। तो भारत में तो विकास उसने किया, मगर वो अपने लाभ के लिए किया। इस ब्रिटिश पूंजी को आर्थिक और राजनीतिक खतरों से सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यक था कि भारत में क्या करना होगा, ब्रिटिश शासन को चेंज करना होगा। यानी भारत को जो है ब्रिटिश शासन को क्या करना होगा, मजबूत करना होगा। यानी भारत में साम्राज्यवादी नियंत्रण को सख्त बनाना होगा, मजबूत बनाना होगा, ठोस बनाना होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। इसीलिए भारत में प्रशासनिक परिवर्तन किया गया अपने आर्थिक लाभ के उद्देश्य से। साम्राज्यवादी विचारधारा भी और भी मजबूत स्थापित हुई। इसी क्रम में लिट्टन, डफरिन, लैंसडाउन, एल्गिन, कर्जन, ये सब जो वाइसराय हैं, इन लोगों ने क्या किया, भारत में ऐसी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया जिससे ब्रिटिश सरकार को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। और यही कारण है प्रतिक्रियावादी नीतियों ने भी देखा जा सकता है। कई बार कई परीक्षा में प्रश्न भी आया हुआ है, लिट्टन, रिपन, आप गौर कीजिएगा तो एक दूसरे का विरोधाभासी जो है एक तरह से नीति बना रहा है। नीति बनाने का पर्पस अपने लाभ के लिए, अपने ब्रिटिश साम्राज्य के विकास के लिए और उसको सशक्त बनाने के लिए ये सब पॉलिसीज का इंप्लीमेंटेशन किया गया। अब आते हैं, इंपॉर्टेंट बात है कि प्रशासन में क्या क्या बदलाव आए। ये तो हुआ बैकग्राउंड कि 1857 के बाद 1858 में भारत के प्रशासनिक यानी भारत के नीतियों में प्रशासनिक परिवर्तन काफी किए गए, तो उसको तो हम लोगों ने देखा। अब क्या क्या परिवर्तन किए गए ये इस पर चर्चा करना होगा। सबसे पहले 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक कानून में भारत में शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से हटाकर क्या कर दिया गया, ब्रिटिश सम्राट के अधीन कर दिया गया, यानी ब्रिटिश क्राउन के हाथ में कर दिया गया। यानी सबसे बड़ा चीज क्या हो गया कि अब जो है संसद के माध्यम से जो है क्या किया जाएगा, भारत पर शासन किया जाएगा। यानी हमको याद रखना है संसद जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, ब्रिटिश पार्लियामेंट किसके लिए, भारत के शासन के लिए। यानी भारत का शासन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है भाई, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात,
अब क्या है, भारत पर सत्ता पहले कंपनी के डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल की थी, अब शासन का भार ब्रिटिश सरकार के एक मंत्री जिसे भारत मंत्री, यानी अब एक नया चीज को यहां पर गठन किया गया, एक नया पद का सृजन है, वो है भारत मंत्री। यानी अब भारत में शासन का जो आधार है वो किनके द्वारा दिया जाएगा, भारत मंत्री होंगे। यानी शासन का भार ब्रिटिश सरकार के अधीन एक मंत्री जिसे भारत मंत्री कहा जाता है, अथवा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स इनको कहा जाता है। तो याद रखना सबसे बड़ा बदलाव क्या आया शासन में, भारत मंत्री पद का सृजन हुआ, याद रख लेंगे पॉइंट्स में। उसी को हम लोग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। उसकी सहायता के लिए एक काउंसिल की नियुक्ति किया गया, यानी उसकी सहायता कौन करेंगे, यानी एक याद रखना है पहले तो भारत मंत्री, और भारत मंत्री को सपोर्ट कौन करेगा, सहायता कौन देगा, तो सहायता देने के लिए होगा कौन सा, तो ध्यान रखेंगे एक काउंसिल को नियुक्त किया गया, यानी सहायता कौन देगा, काउंसिल के द्वारा सहायता दिया जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखना है भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का एक सदस्य होगा, इस प्रकार संसद के प्रति वो उत्तरदायी होगा। यानी भारत सचिव जो पद होगा वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा। फाइनली भारत पर सत्ता अंततः संसद के हाथों में आ गया। कौन सा संसद, ब्रिटिश संसद। यानी भारत पर जो सत्ता है अब ब्रिटेन का हो गया, सत्ता ब्रिटिश संसद के माध्यम से भारत में शासन चलाया जाएगा। शासन पहले की तरह गवर्नर जनरल को ही चलाना था, यानी चलाने वाले जो रिप्रेजेंटेटिव है वो एज इट इज रहे, बस उसका नाम चेंज कर दिया गया। अब उसका जो है गवर्नर के जगह पर उसको हम लोग वाइस राय पद के नाम पर जाने गए। तो 2-3 पॉइंट हम लोगों को याद रखना, क्या क्या एकदम फिर से एक बार रिकॉल करवा दें। भारत मंत्री सृजन किया गया, पहले काउंसिल एक नियुक्त किया गया, दूसरा वो संसद के प्रति उत्तरदायी होगा, तीसरा इंपॉर्टेंट बात है अब जो है पद जो होगा जो भारत के लिए होगा वो वाइस राय होगा, सम्राट के व्यक्तिगत प्रतिनिधि की पदवी इसको दी गई। यानी वाइसराय का मतलब क्या होता है, सम्राट के एक व्यक्तिगत प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव की उसको पदवी दी गई। भारत के मामलों पर अंतिम और व्यापक नियंत्रण जिस अधिकारी का था वो भारत से हजारों मील दूर लंदन में बैठा हुआ था, और सरकार की नीतियों पर भारतीय जनमत का प्रभाव पहले से भी कम हो गया। यानी अब भारत का जो निर्णय करने वाला आदमी है वो कहां बैठा हुआ है, ब्रिटेन में बैठा हुआ, और ब्रिटेन में बैठकर वो क्या कर रहा है, भारत का निर्णय ले रहा है, भारत का डिसीजन ले रहा है। दूसरी ओर ब्रिटिश उद्योगपति, व्यापारी, बैंकर, भारत सरकार पर प्रभाव और उसका भी बढ़ गया, क्योंकि पैसा लगा हुआ था। जस्ट हम लोग बैकग्राउंड में इसीलिए पृष्ठभूमि पढ़ा हम लोगों ने, बहुत सारे का पैसा लगा हुआ है, स्वाभाविक है भारत सरकार पर इसका प्रभाव और भी बढ़ गया। इसीलिए अब जो है भारतीय प्रशासन 1858 के तहत के पहले की जो तुलना थी उसके कंपैरिजन में जो बाद में हुआ वो और भी ज्यादा प्रतिक्रियावादी है। प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शनल फॉर्म में है। 1858 के कानून में व्यवस्था थी कि गवर्नर जनरल के शासन एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कार्यकारी परिषद की होगी, जिसके सदस्य विभिन्न विभागों के प्रमुख और गवर्नर जनरल के अधिकारी के यानी आधिकारिक सलाहकार होंगे, यानी ये ऑफिशियली एडवाइजर के तौर पर होंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, एनसीईआरटी में ये पॉइंट्स काफी उल्लेखनीय है और सारे बिंदुवार चर्चा की गई है एनसीईआरटी में, इसलिए एनसीईआरटी जब भी पढ़े तो पॉइंट टू पॉइंट उसको पढ़ के समझने का प्रयास करें, और बगल में हम लोग उसको क्या कर लें, हम लोग उसका जो भी सिनॉप्सिस है, सारांश उसको लिखने का प्रयास करें। अब यहां से पॉइंट आउट चेंज हो रहा है, एक तो बैकग्राउंड बनाया पहले, फिर दूसरा पढ़ा क्या क्या परिवर्तन है, अब एक और दूसरा परिवर्तन जो यहां से हम लोग चेंज देख सकते हैं। 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, और आपको पता है कि भारत में बहुत सारे अधिकांश कानून जो है वो 1861 के एक्ट के तहत में है। जैसे गवर्नर जनरल की काउंसिल को कानून बनाने की गरज से और भी बड़ा बना दिया गया, यानी अब गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है वो भारत में कानून बनाने के लिए और भी ज्यादा उसे व्यापक अधिकार दे दिए गए। बड़ा मतलब और भी अधिक व्यापकता दे दी गई, उसे इंपीरियल लॉजिस्टिक काउंसिल नाम दिया गया। गवर्नर जनरल को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 से 12 सदस्य तक का बढ़ाने का अधिकार दे दिया गया, यानी इसमें सदस्य संख्या कितना होंगे, 6 से 12 तक कर दिया गया, जिसमें से कम आधे गैर आधिकारिक होना अनिवार्य है। यानी इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, एज अ फैक्चुअल चेंजेस के तौर पर इसको हम लोग देख सकते हैं। यानी यहां से यहां तक का जो चेंजेस आया है 1861 के एक्ट में दिखता है प्रोविजन। अब जो है जो गैर आधिकारिक अधिकारी होना अनिवार्य, इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कंसेप्चुअल क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू, भारतीय भी हो सकते थे और अंग्रेज भी, यानी ये जो अधिकार दिया गया दोनों के लिए दिया गया, भारतीय और अंग्रेज दोनों के लिए दिया गया।
अब आते हैं इंपीरियल लॉजिस्टिक काउंसिल को कोई भी वास्तविक अधिकार हालांकि प्राप्त नहीं था, बस ये किस रूप में था, सलाहकारी। तो फिर से याद रखिएगा इसको किस चीज का अधिकार दिया गया, सलाह देने का। सलाह जब भी होता है वो मानना बाध्यकारी नहीं होता है। जो सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार नहीं कर सकती थी, इसी बात को एक्सप्लेन किया गया है बढ़िया से एनसीईआरटी में, है ना। और वित्तीय प्रश्नों पर तो उसे किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉजिस्टिक काउंसिल का एक एग्जीक्यूटिव पर कोई नियंत्रण भी नहीं था। इसके अलावा इसके द्वारा पारित कोई भी विधेयक गवर्नर जनरल के अनुमोदन के बिना कानून नहीं बन सकता था। यानी फाइनली अधिकार यहां पर किसको है, विधेयक पर गवर्नर जनरल को है। यानी वो जब तक नहीं चाहेगा नहीं होगा। जो कि हम एक पॉइंट में शॉर्टकट में हम लोग समझने का प्रयास भी किया कि जो सलाहकारी समिति होती है वो ऑलवेज एडवाइस करती है और एडवाइस कभी भी बाध्यकारी नहीं होता है किसी भी मामले में, आप ध्यान रखेंगे। भारतीय सदस्यों की संख्या बहुत कम थी, हालांकि इसमें संख्या जो है भारतीयों की कम थी, और यहां पर तो भारतीयों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की बात ही कि सोचना ही अभी मूर्खता है। अब आते हैं राजा महाराजा और अनेक मंत्रियों, बड़े जमींदार और बड़े व्यापारियों से वरिष्ठ अधिकारियों को ही चयन किया था। यानी इसमें भारतीयों कौन कौन शामिल होते थे, तो गवर्नर जनरल उन्हीं को प्रायोरिटी देंगे जो राजा महाराजा हैं, मंत्री हैं, बड़े जमींदार हैं, या अंग्रेजों के एक लाइन में कह देना पिट्ठू हैं, अंग्रेजों के वफादार हैं, उन्हीं के लिए। और आपको पता है 1857 में बहुत सारे उनके साथ वफादारी सिद्ध किया, उन्हीं को दिया जाएगा बहुत सारे। अब आते हैं, ये हुआ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंजेस किए गए इस पर हम लोगों ने बात किया। अब आते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी हम लोग देखते हैं, जो प्रांत के लेवल पर, स्टेट के लेवल पर क्या क्या चेंजेस आए। तो प्रांतीय प्रशासन की बात करते हैं। स्वाभाविक है शासन की सुविधा के लिए प्रशासन को भी ध्यान देना होगा, आवश्यक है, यानी स्टेट लेवल पर भी काम करना होगा। तो शासन की सुविधा के लिए अंग्रेजों ने भारत के प्रांतों में बांट रखा था, स्वाभाविक है। जे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन फिर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है। इनमें से बंगाल, मद्रास, बंबई प्रांतों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था। 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी का नाम हम लोग यहां पर जानते हैं, कौन कौन है, फिर से एक बार, बंगाल, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी। इन प्रेसिडेंसियों का प्रशासन एक गवर्नर 3 सदस्यों वाली एक काउंसिल के द्वारा करता था। कितने सदस्य होते थे, 3 मेंबर्स, ऑलवेज याद रखना है, 3 सदस्यों वाली एक काउंसिल की सहायता से चलाया जाता था, जिनकी नियुक्ति फाइनली कौन कर रहे हैं, सम्राट कर रहे हैं। प्रेसिडेंसी की सरकारों की दूसरी प्रांतीय सरकारों से अधिक अधिकार और शक्तियां प्राप्त थी। स्वाभाविक है, प्रेसिडेंसी और यहां पर स्टेट का, हम लोग दोनों का यहां पर प्रोविंशियल का बात कर रहे हैं। इन दूसरे प्रांतों का शासन गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजी के द्वारा चलाया जाता था और चीफ कमिश्नर चलाते थे। आज भी कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर चलता है, मगर अब डेमोक्रेटिक पैटर्न है, पैटर्न में बहुत बदलाव आ चुका है, मगर यहां पर एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया। आप इसको बिल्कुल याद रखेंगे, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बेहद जरूरी है। पहले हम लोग क्या बात किया, तो पहले प्रेसिडेंसी में बांटा गया, प्रांत बांटा गया। प्रशासन किस प्रकार से चलाया जा रहा है, 3 सदस्यों के काउंसिल की सहायता से चलाया जा रहा है। नियुक्ति सम्राट करते हैं। प्रेसिडेंसी की जो है सरकारों को दूसरी प्रांतीय सरकारों से अधिक अधिकार था और शक्तियां प्राप्त थी। दूसरे प्रांत जो है उनका शासन गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त एलजी होते थे या कमिश्नर द्वारा चलाए जाते थे। अब चूंकि भारत जैसा एक विशाल देश है, तो गौर कीजिएगा, पूरे तौर पर अगर सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन को चला लेना इतना आसान नहीं था, इसीलिए एक सख्त केंद्रीकरण के सिद्धांत पर कुशलता पूर्वक नहीं चलाया जा सकता था। यानी उसको एकदम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, सेंटर के बेस पर अधिकार जमा के एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलाया जा सकता था, स्टेट को भी अधिकार देना अनिवार्य था। अब आते हैं अति केंद्रीकरण की यह बुराई वित्त के मामलों में सबसे अधिक स्पष्ट है। यानी सबसे बड़ा यहां पर इश्यूज कहां पर आ रहा था, फाइनेंशियल मामले में। पूरे देश से अनेक स्रोतों से राजस्व जमा होकर केंद्र में पहुंचता था और तंत्र केंद्र उसे प्रांतीय सरकार को बांटता था। जैसा कि सेंटर क्या कर रहा था कि मेन वर्चस्व यानी फाइनेंशियल मामलों पर मेन पकड़ किसकी है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का। यानी फिर से यहां पर समझिए, वित्त के मामले में सबसे अधिक यहां पर मामला है। पूरे देश में जो भी रेवेन्यू जनरेट होता था वो केंद्र में पहुंचा दिया था और केंद्र जो है यानी सेंटर के पास पहले पैसे जमा होता था और सेंटर फिर स्टेट को वो डिस्ट्रीब्यूशन करता था। क्लियर? केंद्र राज्य वित्तीय संबंध के तौर पर भी यहां पर आप देख सकते हैं उस दौर का। इसके अलावा कुशलता पूर्वक संग्रह पर निगरानी भी रखना पड़ता था। खर्च पर पर्याप्त नियंत्रण रखने के लिए केंद्रीय सरकार के लिए संभव हालांकि नहीं था, इसलिए अधिकारियों ने सार्वजनिक वित्त का केंद्रीकरण करने का फैसला कर दिया था।
क्योंकि उसमें पकड़ जरूरी है, क्योंकि अगर हम रेवेन्यू जनरेट करने में अगर खर्चा ज्यादा हो जाएगा तो वो दिक्कत हो जाएगा। यानी प्रांतीय वित्त को केंद्रीय वित्त से अलग करने की दिशा में पहला कदम एक चेंज हुआ, लॉर्ड मेयो ने उठाया। VVI याद रखिएगा, पहला कदम किसने उठाया? प्रांतीय वित्त को केंद्रीय वित्त से यानी सेंट्रल और स्टेट जो फाइनेंशियल मामला है उसको अलग करने का पहला कदम किसने उठाया? लॉर्ड मेयो ने उठाया। पुलिस, जेल, शिक्षा, चिकित्सा सेवा और सड़क जैसी कुछ सेवाओं के प्रशासन के लिए भी प्रांतीय सरकार को निर्धारित रकम दी जाने लगी। उनको इस धन का अपनी इच्छानुसार उपयोग करने को कहा गया और लॉ 1877 में लॉर्ड मेयो की इस योजना को लॉर्ड लिटन ने और भी आगे बढ़ाया। तो याद क्या रखना है? लॉर्ड मेयो ने फाइनेंशियल सेक्टर और एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा अलग रूप देने का प्रयास किया और जिसको आगे चल के लॉर्ड लिटन ने आगे बढ़ाया। पॉइंट आउट याद रखिएगा। अब है उसने प्रांतीय सरकार को भू राजस्व, उत्पादन शुल्क, सामान्य प्रशासन, कानून तथा न्याय व्यवस्था जैसी कुछ और सेवाएं भी सौंप दी गई। यानी अब उसका एक्सपेंशन हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी दिया गया था अधिकार। इसके अतिरिक्त व्यय का भार उठाने के लिए प्रांतीय सरकार को उसे प्रांत विशेष से स्टैंप, उत्पादन कर और आय कर जैसे कुछ स्रोतों से प्राप्त आय को एक निश्चित भाग दिया जाने लगा। 3 पॉइंट याद रख लेंगे। VVI, स्टैंप, उत्पादन कर और आयकर, 3 पॉइंट दिया गया अधिकार। स्वाभाविक है कुछ स्रोतों से प्राप्त आय का एक निश्चित भाग किनको दिया जा रहा है? स्टेट को भी दिया जा रहा है। फिर से आते हैं एक पॉइंट 1882 में और भी इसमें परिवर्तन किया गया, यानी इस एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज में, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी में और भी परिवर्तन किया गया। प्रांतों को निर्धारित धन देने की प्रणाली समाप्त कर दी गई और उसके बजाय कहा गया कि किसी प्रांत को कुछ स्रोतों से प्राप्त पूरी आय दे दी जाएगी अगर उसके साथ अन्य स्रोतों से प्राप्त आय का एक निश्चित भाग दिया जाएगा। यानी अब एडमिनिस्ट्रेशन में एक व्यापक बदलाव किया गया, प्रांतों को अब अधिक थोड़ी सी शक्तियां दिया गया। अब आते हैं यहां पर प्रशासन कैसे बांटा गया? सामान्य, प्रांतीय और तथा वे जिनसे प्राप्त आय को 3 भागों में बांट दिया गया। केंद्र प्रांत के बीच बंटनी थी, यानी जो भी आय होगा वो अब सेंटर स्टेट में बांटने का एक फार्मूला तैयार किया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव फार्मूला है। हालांकि इसके बजाय उनकी प्रकृति प्रशासकीय पुनर्गठन की थी। एक्चुअल में वो करना क्या चाह रहे थे? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करना चाह रहे थे और इसका उद्देश्य एक ही है, वो ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाना चाहते थे और लाभ कमाना चाहते थे। यानी व्यय कम करना है जो अभी हमने बताया और आय को बढ़ाना। एडमिनिस्ट्रेटिव रूल का मेन पॉलिसी यहां पर कहा जा सकता है कि व्यय यानी खर्चा को कम कर देना और आय को बढ़ाना है। इस सिद्धांत और व्यवहार दोनों में केंद्र सरकार का वर्चस्व इसमें बना रहेगा, यानी सेंटर इज मोर पावरफुल देन स्टेट। ऐसे भी सेंट्रल यहां पर अधिक पावर है, यानी केंद्र का प्रांतीय सरकारों पर प्रभावी और व्यापक नियंत्रण जारी है। यानी सेंटर इज मोर पावरफुल देन स्टेट। ये ब्रिटिश काल में एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज में देखने को मिलता है। फाइनल लाइन पर आते हैं, यह अपरिहार्य था क्योंकि केंद्र और प्रांत दोनों ही सरकार पूरी तरह भारत सचिव और ब्रिटिश सरकार के अधीन हुआ करती थी। यह इसलिए भी जरूरी था कि यह पूरी मामला क्यों है? क्योंकि भारत सचिव रिस्पॉन्सिबल और ब्रिटिश सरकार के यह मामला अधीन था। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 1857 के बाद 1858 में यह सब व्यापक एक एडमिनिस्ट्रेटिव परिवर्तन किया गया है, जो एनसीईआरटी में काफी पॉइंट टू पॉइंट यहां पर दिया गया, जिसको हम लोग एक हल्के से सारांश फॉर्म में समझने का प्रयास किए। तो उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।